इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले इस चीज पर चर्चा करेंगे। देखिए, इतिहास को हम 3 तरह से पढ़ते हैं। 3 तरह मतलब पहला प्राग ऐतिहासिक काल। अगर आगे की बात करें, इसके बाद बात करेंगे हम आग ऐतिहासिक काल के बारे में। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे इतिहास या फिर ऐतिहासिक काल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम समझेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल कहते हैं किसे हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है वह काल जिसमें मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसका वर्णन पता कैसे लगा कि वहां पर मनुष्य रहता है? उसका पता लगा उनके चित्रों से, उनकी कब्रों से, उनके उपकरणों से, इन सब से पता लगा कि कभी मनुष्य वहां पर निवास किया करता था। लेकिन अगर हम बात कर दे आग ऐतिहासिक काल की, तो इस काल में मनुष्य ने लिखना पढ़ना तो सीख लिया था, पर उनकी जो लिखाई है, जो उनकी बनावट है, जो उनकी लिपियां हम आज तक समझ नहीं पाए और कुछ समझ भी गए हैं। और अगले बात करें ऐतिहासिक काल की, ये वह काल आ गया जिसमें मनुष्य के द्वारा लिखी हुई हर चीज हमने समझ ली है, और ये सब चीज हमें उत्तराखंड में भी मिली है। और आज शुरू करेंगे उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल से। तो चलिए शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं उत्तराखंड में। ये देखिए आपके सामने मैप उपस्थित है। पिछली कक्षा में पढ़ाया था इस मानचित्र को मैंने आपको। और इसी की अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे क्या क्या, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे ओखली। आप सभी जानते हैं ओखली किसे कहते हैं। ओखली का मतलब होता है, जब पुराने समय की बात करें, गांव में अभी भी उपस्थित है, जो आपके मसाले वगैरह हुआ करते थे उनको कूटने के लिए इन ओखली का इस्तेमाल किया जाता था। पर अंग्रेज तो इन ओखली को नहीं जानते थे, उन्होंने इसे नाम क्या दिया? ध्यान से देखिएगा। अगर हम ओखली बनाएं, कुछ इस प्रकार होती है ओखली, सभी जानते हैं। अच्छा, अंग्रेज इस ओखली को नहीं जानते थे, और इसी में अगर मैं हल्का सा संशोधन कर दूं, क्या बन गया? कप बन गया। तो अंग्रेज इस कप को जानते थे, ओखली को नहीं। तो उन अंग्रेजों ने इस ओखली को नाम दिया कप मार्क्स, मतलब कप के निशान। ये देखिए कप है, और अगर इसमें से ये हैंडल हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगी? ओखली बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे की बात करें, हमें यहाँ पर मिले हैं समाधान। समाधान का मतलब क्या है? समाधान का मतलब है कब्रें, जहाँ पर मनुष्य को दबाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें, हमें यहाँ पर मिली हैं उड़ियार। उड़ियार को हम गुफाओं के नाम से भी जानते हैं। चलिए और देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि पुराने काल में जो मनुष्य था वो ज़्यादातर जो बर्तन हुआ करते थे इस्तेमाल करता था मिट्टी के। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और इन मिट्टी के बर्तन को हम कहते हैं मृद भांड। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 5वां नंबर, अगर 5वें नंबर की बात करें, आप सभी जानते हैं कि अगर मनुष्य है और उसे अपना खाना खाना है तो उसे पहले शिकार करना पड़ता है। और शिकार करने के लिए ज़रूरत किसकी है? उपकरण की ज़रूरत है, और यहाँ पर हमें पाषाण उपकरण भी मिले हैं। चलिए ये सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं, और पहले चर्चा करेंगे किस पर? ओखली पर चर्चा करेंगे, जिसे अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कप मार्क्स। चलिए शुरू करते हैं ओखली पर चर्चा करनी। चलिए हम ओखली की बात करते हैं। एक अंग्रेज हुआ करते थे जिनका नाम था हैनवुड महोदय। समय है 1856।
1856 में हेनवुड महोदय ने करा क्या? उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे गड्ढों की खोज करी और उन्होंने पता लगाया कि इनमें कुछ ना कुछ कार्य हुआ करता था और उसकी जो आकृति थी वो किस प्रकार थी? वो उनके कप जिसमें वो चाय पीते हैं उस प्रकार की थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया कप मार्क्स। और हमारे लिए क्या है? वो ओखली है। कहाँ पर खोज करी? अगर मैं कहूँ कि वो चंपावत के देवीधुरा में खोज करी थी। अगर आपने इस मानचित्र को अच्छी तरह नहीं पढ़ा, मेरी पिछली कक्षा में देखिएगा जाकर दोबारा, तो आप यही ढूंढते रह जाओगे कि चंपावत है किस जगह। लेकिन अगर आपने उस मानचित्र को अच्छी तरह पढ़ा है तो एकदम दिमाग में आपके सामने पिक्चर खुल जाएगी कि चंपावत ये रहा कोने में उधम सिंह नगर के ऊपर, और इसी के अंदर देवीधुरा में इन्होंने किस चीज की खोज करी? इन्होंने आपके ओखली या कप मार्क्स की खोज करी। समय कौन सा है? समय 1856 है। इसमें खोज करने के बाद इन्होंने अखबार में इसके ऊपर लेख भी छापा था। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आज के समय में जो शहरी क्षेत्र है उसमें ओखलियों का प्रयोग तो नहीं होता, फिर किस चीज़ का प्रयोग होता है मसाला कूटने के लिए? मुझे कमेंट जरूर करिएगा इस चीज़ पर। चलिए आगे की बात करें। अगर आगे देखें हम, आगे आपके रिवेट महोदय आए। समय कौन सा है? समय है 1877। अगर इसकी बात करें, 1877 की बात करें, अब मैं बात करूंगा कि इन्होंने कहाँ खोज करी है। इन्होंने खोज करी है द्वारहाट में। द्वारहाट कहाँ पड़ता है? द्वारहाट अल्मोड़ा में पड़ता है। आपके सामने में जिन्होंने अच्छी तरह इस मैप को पढ़ा है उन्हें पता है कि ये रहा अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के किस जगह खोज करी है? अल्मोड़ा के भी द्वारहाट में खोज करी है। तो रिवेट महोदय ने 1877 में द्वारहाट अल्मोड़ा में 12 ओखलियों की खोज की थी। अच्छा, अगर मैं मंदिर की बात कर दूं, मंदिर है चंद्रेश्वर मंदिर। चंद्रेश्वर मंदिर जो पड़ता है द्वारहाट में, द्वारहाट पड़ता है अल्मोड़ा में, वहां पर हमारे रिवेट महोदय ने सन 1877 में इन 12 ओखलियों की खोज करी थी। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, आप सभी जानते हैं एक नदी पड़ती है जिसका नाम है पश्चिमी रामगंगा। क्यों जिक्र आया इसका? इसका जिक्र इसलिए आया, इसमें आपके ओखली तो मिली ही मिली है, इसके अलावा इसमें आपके समाधान भी मिले हैं, मतलब कब्रें भी मिली है। ये अकेला पश्चिमी रामगंगा घाटी किस जगह है? ये अल्मोड़ा की बात हो रही है। यहाँ पर हमें दो चीज़ देखने को मिलती है, समाधान तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, यहाँ पर ओखलियाँ भी देखने को मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अल्मोड़ा का ही अगर जिक्र करें, अल्मोड़ा का ही जिक्र करते हैं और ओखली का ही जिक्र कर रहे हैं, तो इसी के अंदर और कुछ भी देखते हैं। हम जानते हैं वहाँ पर कुछ गांव पड़ते हैं जिनके अंदर इन ओखलियों की खोज करी है, उन गांवों के भी नाम जान लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ नौगांव, मुनिया की ढाई, इनमें भी आपकी ओखलियों की खोज हो चुकी है। चलिए अगर मैं और बात करूं, गढ़वाल में चलते हैं। गढ़वाल में हम सब जानते हैं एक पश्चिमी नैया नदी पड़ती है। कहाँ पड़ती है पश्चिमी नैया नदी? पश्चिमी नैया नदी पड़ती है आपकी पौड़ी के अंदर। अगर इसके अलावा बात करें गोपेश्वर,
गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? गोपेश्वर पड़ता है आपका चमोली के अंदर। इन दोनों में भी आपकी औखलियों की खोज हो चुकी है। तो इन सभी जगहों का आपको नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा आपको, उन्होंने ये नहीं पूछा कि औखली किसकी जगह प्राप्त हुई, उन्होंने ये पूछ लिया कि मुनिया की ढाई नामक स्थल किस जिले में है। उठा तो क्वेश्चन यहीं से है, तो याद होना चाहिए मुनिया की ढाई और नौगांव कहाँ पर है? अल्मोड़ा के अंदर है। और किसी की खोज हुई है? वहाँ पर औखली की खोज हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे की हम बात करें, अभी हमने हल्का सा पीछे पढ़ा था, हमें क्या क्या मिला है? हमें औखली मिली है। और औखली के बाद अगर दूसरा पॉइंट लेके चले तो हम चर्चा करेंगे समाधान पर। समाधान से क्या तात्पर्य है? समाधान से तात्पर्य है ऐसी जगह जहां पर मनुष्य को दबाया जाता था, मतलब मनुष्य की कब्रें मिली है वहां पर, उसकी चर्चा करते हैं कि ये समाधान कहां कहां से मिले हैं। चलिए समाधान की बात करते हैं। सबसे पहले हल्का सा जो भी पढ़ाया आपको उसके बारे में देखते हैं। वहीं पर अभी मैंने आपको पढ़ाया था पश्चिमी रामगंगा। उस पश्चिमी रामगंगा के अंदर ये भी देखा था मैंने, वहां पर कप मार्क्स तो मिले ही मिले थे, इसके साथ वहां पर समाधान भी मिले थे। चलिए अगर मैं पूछ लूँ पश्चिमी रामगंगा निकलती कहाँ से है? ये दूधातोली श्रृंखला से निकलती है, चमोली अल्मोड़ा पौड़ी होते हुए ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। जब हम नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे इस पर। चलिए आगे देखते हैं। हम समाधान की बात कर रहे थे, कहाँ से मिला है? ये सबसे पहले तो हमने देखा पश्चिमी रामगंगा घाटी से मिला है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से हमें समाधान प्राप्त हुए हैं? अगर हम देखें अल्मोड़ा के अंदर, उसमें भी कुछ समाधान प्राप्त हुए हैं। लीजिए पश्चिमी रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं। दूसरा हम ये देखते हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नौला जलंगांव। ठीक, यहाँ पर भी हमें समाधान देखने को मिले हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि वो आपसे इसी पर क्वेश्चन पूछे कि समाधान कहाँ से मिले हैं, वो आपको स्थान भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा है तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर ये पूछ लिया जाए नौला जलंगांव किस जगह है, तो याद रखना है कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिले हैं? कब्रें मिली हैं। समाधान का मतलब होता है कब्रें। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें, अल्मोड़ा में ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सान्ना और बसेड़ी गांव। ये भी कहां पर है? ये भी अल्मोड़ा में। यहां से क्या प्राप्त हुए? यहां से भी आपके समाधान प्राप्त हुए हैं। चलिए इतना आपने देख लिया। तीसरा नंबर पढ़ते हैं हम उपकरण। कैसे उपकरण? पाषाण कालीन उपकरण किस चीज़ से मिलकर बने होंगे? देखिए अगर हम पाषाण काल में जाएं, पाषाण काल में हम ये देखेंगे कि हड्डियों से भी उपकरण बनते थे, पत्थरों से भी उपकरण बनते थे, और ताम्र मतलब तांबे से भी उपकरण बनते थे। सभी के ऊपर अभी चर्चा करेंगे। चलिए पाषाण उपकरण के बारे में जानते हैं। जानने से पहले हम थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं कि किस तरह के उपकरण होंगे। मान लीजिए आज के समय में
हम ये जानते हैं कि तीर हुआ करते थे और उसे चलाकर हम किसी भी जानवर का शिकार किया करते थे। क्या उस समय जो मनुष्य था इतना विकसित हो चुका था कि वो तीर बना ले? नहीं हुआ था। तो वो क्या करते थे? वो करते ये थे कि अगर कोई भी पत्थर ऐसा प्राप्त हुआ जो नोकीला है, उसे किसी लकड़ी पर बांध दिया और उससे क्या बना लिया, उसे इस प्रकार का यंत्र या फिर अस्त्र या शस्त्र बना लिया जिससे वो शिकार कर सके किसी भी जानवर का और अपना जीवन यापन कर सके, और उन्हें कहा जाता है पाषाणकालीन उपकरण। और ये पाषाणकालीन उपकरण है, ये कहाँ से मिले हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि नदी घाटियों के पास ही क्यों हमें ज़्यादातर समाधान मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं कि जो मनुष्य हुआ करता था, मान लीजिए ये आपकी नदी बह रही है। अब जो ये नदी बह रही है, अगर इसके पास मनुष्य निवास करेगा तो सबसे पहली तो बात ये होगी कि उसे इस चीज़ की सुविधा होगी कि उसे पानी पीने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मनुष्य खेती करना प्रारंभ करता है तो उसे पानी भी पास में ही उपलब्ध होगा, उसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर हमें किसी नदी के पास ही मनुष्य के सावधान मिलते हैं। इसका मतलब उत्तराखंड में भी नदी होगी, नदी के घाटी के पास ही आपके सावधान मिले और उसके पास ही क्या मिलेंगे? आपके उपकरण मिलेंगे, क्योंकि मनुष्य वहीं पर मिल रहे हैं। तो इसी में सबसे पहले हम देखते हैं देहरादून। देहरादून में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है, मुख्य तो वही है। तो यमुना नदी घाटी में हमें क्या मिले? हमें पाषाण उपकरण मिले। चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं पौड़ी। पौड़ी के अंदर भी श्रीनगर, और श्रीनगर किसके किनारे स्थित है? ये है अलकनंदा के किनारे स्थित है। इसका मतलब अलकनंदा घाटी में भी मिले हैं हमें पाषाण उपकरण। और ये किस जगह की बात कर रहे हैं? श्रीनगर पौड़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलकनंदा तो चमोली से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अभी हमने चर्चा करी थी किसकी? पश्चिमी नैयार घाटी की। अगर हम पश्चिमी नैयार नदी घाटी की बात करें तो वो कहाँ पर है? वो पौड़ी में है। और इसके अलावा अभी हमने बात किसकी करी थी? इसके अलावा हमने बात करी थी पश्चिमी रामगंगा घाटी की भी बात करी थी। जब पश्चिमी रामगंगा घाटी की बात कर रहे हैं और वहाँ पर हमें सावधान मिल रहे हैं, तो बिल्कुल अगर वहाँ पर कब्रें मिल रही हैं तो वहाँ उपकरण भी मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी मिले, किस जगह है? ये अल्मोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे की हम चर्चा करें कि हमें और कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, नैनीताल के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खुटानी नाला। ये कहाँ पर है? ये नैनीताल में है। यहाँ पर भी हमको पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है वो यही पूछे कि क्या नाम है, पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि खुटानी नाला कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए नैनीताल में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पर हमें पाषाण उपकरण मिले हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर इसके बाद क्या करें, हरिद्वार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बहादुराबाद, और उस बहादुराबाद में ही सन 1951 की बात करते हैं। जगह का नाम है बहादुराबाद। कहाँ पड़ता है? हरिद्वार। हरिद्वार में पड़ता है। और 1951 में यहाँ पर भी आपके पाषाण उपकरण मिले। एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया कि ये जो उपकरण थे ये ताम्र उपकरण थे। ताम्र मतलब तांबे के बने हुए औजार थे, याद रखिएगा। और इसके साथ क्या मिला? और इसके साथ ही हमें मिले मृदभांड। कहाँ से मिले? बहादुराबाद से मिले हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। चलिए आगे और देखते हैं। चलिए, हमने किसकी चीज़ की बात करी? हमने ओखली की बात कर ली, हमने समाधान की बात कर ली, हमने उपकरण की बात कर ली, और इसके आगे लेके चलते हैं हम उड़ियार, जिसे गुफा के नाम से भी जाना जाता है।
आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे साथ के साथ याद जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए डेली जो लेक्चर होता है उसे डेली याद करिएगा। चलिए हम बात करते हैं किसकी, उड़ियार की बात करते हैं। पहली तो ये बात देखते हैं कि गुफाओं में ही चित्र क्यों मिले। आप सभी जानते हैं जब मानव था और उस मानव के पास रहने के लिए कुछ स्थान नहीं था, तो प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं हुआ करती थी वो उसी में ही निवास करा करता था, और उसमें निवास करता था तो उसी में ही वो चित्र भी बनाया करता था। और उसी से पता लगा है कि वो कहाँ रहा करता था, वो गुफाओं या फिर उड़ियार में रहा करता था। और हम जितने भी जिलों में महत्वपूर्ण उड़ियार या गुफाएं वो सभी पढ़ेंगे इसके अंदर। और सबसे पहले लेके चलते हैं अल्मोड़ा जिला। अब वापस वही बात करते हैं, अगर आपको मानचित्र के द्वारा ये नहीं पता है कि अल्मोड़ा जिला कहाँ है तो आप उसे रटोगे, और पता है तो वो आपके दिमाग में पेज उस चित्र का खुल जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार याद आ रहा हो किसी बच्चे को जिसने पढ़ा हो घर जाकर, ये रहा अल्मोड़ा। इस जगह की बात कर रहे हैं, इस जिले की बात कर रहे हैं। इस अल्मोड़ा में कौन कौन सी आपकी गुफाएं मिली हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्मोड़ा की, अच्छा गुफाएं ज़्यादातर कहाँ होंगी? हम ज़्यादातर जो गुफाएं पढ़ेंगे वो किसी ना किसी नदी या फिर नाले के पास होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी आराम से उन्हें उपलब्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की अगर बात करें, अल्मोड़ा में सबसे पहले हम गुफा पढ़ते हैं लाखो उड़ियार। लाखो उड़ियार की बात करेंगे, लाखो उड़ियार की हम बात करें, वही बात करते हैं कि किसी ना किसी नदी के पास तो होगी, क्योंकि मनुष्य ये चाहता है कि उसे सभी सुविधाएं आराम से प्राप्त हो जाएं। तो लाखो उड़ियार किस नदी के किनारे स्थित है? यह श्याल नदी के किनारे स्थित है, और प्राचीन इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है शालमली नाम मिलता है इसका प्राचीन। याद रखिएगा, हो सकता है इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाए। चलिए लाखो उड़ियार के बारे में चर्चा करते हैं। अगर चर्चा करें कि इसकी खोज किसने करी, इसकी खोज हुई है सन 1968 में। किसने करी इसकी जो खोज, आप बताइए। क्यों? आपने परीक्षावाणी भी पढ़ी होगी, पुरानी परीक्षावाणी भी पढ़ी है। उस पुरानी परीक्षावाणी में इसका सन लिखा आता था 1963, जो कि गलत था। अब जब परीक्षावाणी अपडेट हो गई उसमें लिखा आया 1968, और यही सही है। अगर हम इसकी खोज की बात करें, इसकी जो खोज थी वो करी थी आपकी MP जोशी ने। और देखिए खोज करना और खोज करने के बाद उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना और उसमें नए तथ्यों को उजागर करना, दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। भले ही इसकी खोज 1968 में MP जोशी द्वारा कर दी गई हो, लेकिन इसके बारे में जो दुनिया को बताया, जो उसके ऊपर रिसर्च करी, वो करी यशोधर मठपाल ने। अगर हम यशोधर मठपाल की बात करें, यह उत्तराखंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बहुत कुछ करेंगे उत्तराखंड में जब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हम लाखो उड़ियार गुफा पढ़ने रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हमें इसके अंदर किस किस चीज़ के चित्र मिले हैं। सबसे पहला चित्र समूह में नृत्य करते हुए। देखिए दो चीज़ यहाँ से आपको ध्यान देनी है कि समूह में नृत्य करना और हाथ से हाथ मिलाकर नृत्य करना, दोनों में फ़र्क है। समूह में नृत्य करने का मतलब ये है कि जो इंसान है वो एक साथ नृत्य कर रहे हैं, पर हाथ में हाथ डालकर नृत्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हाथ में हाथ डालकर नृत्य करेंगे वो दूसरी गुफा में चित्र मिलेगा हमें। दोनों में ही फ़र्क है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले में ये देखेंगे, अगले चित्र में हमें क्या पता लगा है
कि कुछ जो मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी जानवर का पीछा कर रहे हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हमने देख लिया, जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया। और देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा इन्होंने कि वे शिकार कर रहे हैं। क्यों? शिकार करना भी दूसरी उड़ियार या गुफा में देखेंगे। यहाँ पर दो चीज देख ली, समूह में नृत्य करते हुए और जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब सबने बचपन में ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी, तो उस ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय। और इस ज्यामितीय चित्रण भी मिला है हमें वहां पर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर किस किस रंग का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें रंगों की, सफेद, काला, लाल, और अगर लाल के बात करें गेरुआ, ये वाला पॉइंट लाल। कुछ पुस्तक कहती है कि लाल नहीं था, गुलाबी रंग था, और कुछ पुस्तक कहती हैं लाल। ये अलग अलग कैसे हुआ? देखिए चित्र हो चुके हैं पुराने और फीके पड़ चुके हैं, इसलिए इस पर अलग अलग इतिहासकारों का मतभेद है। कोई लाल कहता है, कोई गुलाबी कहता है, और एक ही नाम देखने को मिलेगा, चाहे तो लाल मिलेगा चाहे गुलाबी मिलेगा। और अगर दोनों देखने को मिल जाए तो आप लाल के साथ रहेंगे, क्योंकि अधिकतर बुकों में इसी रंग का जिक्र हुआ है। याद रखना है आपको सबको। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब जब हम ये पढ़ ही रहे हैं लाख गुफा, तो याद रखिएगा हम अल्मोड़ा जिले के अंदर इस गुफा को पढ़ रहे हैं, और इसके आगे की जितनी भी उड़ियार हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगले लेक्चर में हम इन सभी उड़ियारों को ख़त्म कर देंगे। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।